नमस्कार, मैं रविंद्र अत्री अपने हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं बीरेंद्र सिंह धनखड़ जी, जो कि रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रधान हैं और हरियाणा कर्मचारी महासंघ व प्रांतीय महासचिव भी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की जो मुख्य मांगें और ज्वलंत समस्याएं हैं, मैं सर्वप्रथम तो हरियाणा प्रदेश के लगभग 4.25 लाख कर्मचारियों की तरफ से आपका चैनल जो एक स्पष्ट पारदर्शितापूर्ण तरीके से हमारी आवाज़ को सरकार और जनता के बीच लेकर जाएगा, इस आशा और विश्वास के साथ। जहाँ तक प्रदेश की एम्प्लॉय की जो ग्रीवेंसेज हैं, मेन डिमांड्स हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज 100% कर्मचारी में से लगभग 45% कर्मचारी एनपीएस जो पुरानी पेंशन नीति से वंचित है। आज कोरोना महामारी जो विश्व के अंदर, देश और प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से फैली हुई है, लगभग 10,000 करोड़ रुपया एनपीएस कर्मचारियों का शेयर मार्केट में पड़ा हुआ है। हमारी लेटेस्ट हरियाणा कर्मचारी महासंघ की 28 को मुख्यमंत्री वीसी वीडियो के माध्यम से मीटिंग के अंदर हमने स्पष्ट किया था कि सरकार उस पैसे को सरकारी खजाने में परिवर्तित करे, उसके बदले में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। कोरोना महाकाल के अंदर प्रदेश के विकास के अंदर जो खजाने में आर्थिक रूप से काफ़ी कमी है, वो पैसा काम आएगा और इसकी एवरेज के अंदर एनपीएस का कर्मचारी जो एक समय पर, एक वर्ष के अंदर, एक तिथि के अंदर, एक महीने के अंदर सेवानिवृत्त नहीं हो रहा, यानी पुरानी पेंशन नीति लागू करते वक्त सरकार को आर्थिक रूप से उसमें एक समान बोझ भी नहीं पड़ेगा। एक नंबर की डिमांड है, ये राइटेबल बनता है। जब मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर असेंबली किसी भी राज्य के एक बार ओथ लेने के बाद में जीवन पर्यंत पेंशन का भुगतान करते हैं, तो प्रदेश के या देश के कर्मचारी को क्यों नहीं। दूसरा, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,25,000 के आसपास सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। सरकार क्यों नहीं भरना चाह रही? जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं, कार्य अक्षमता डिस्टर्बेंस हो रही है। हमारा ये मानना है कि स्वीकृत पदों को सरकार भरे, खजाने में पैसा आएगा, आर्थिक रूप से संपन्नता होगी, प्रदेश के विकास में सहायता मिलेगी। सरकार इसके विपरीत जाते हुए, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हैं, चाहे राज्य की गठबंधन सरकार है, वो जनता के हितों से सीधा सरोकार रखने वाले, आपके सामने परिवहन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आबकारी, कराधान, कृषि जैसे विभागों का वैश्वीकरण करते हुए, निगमीकरण करते हुए तालाबंदी की जा रही है। क्यों? एक किसी भी निर्वाचित सरकार का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो रोजगार के नए पद सृजित करे, रोजगार के अवसर बढ़ाए, जनता को ठीक प्रकार से सेवा प्रदान करे। सरकार पे तो आरोप एक ये भी लग रहा है कि सरकार लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहोगे? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल, चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, वर्तमान गठबंधन सरकार है, ये एक नाम मात्र थोड़ी आंशिक रूप से भर्ती हुई है। आंशिक रूप से 1.25 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं। तालाबंदी क्यों की जा रही है? राज्य परिवहन के अंदर किलोमीटर स्कीम लाए, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार एक बार भारी भ्रष्टाचार का उसमें स्कैंडल सामने आया, बैकफुट पर जाना पड़ा। बिजली बोर्ड के अंदर देख लिए, अभी जस्ट 4 दिन पहले प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं वो ग्राम पंचायतों को सौंपने का, पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो ट्यूबवेल को, ऑपरेटर को ग्राम पंचायतों के अधीन करने का जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कारगर सिद्ध नहीं हो पाया, ठीक प्रकार से रखरखाव नहीं हो पाया। अब सरकार ने फिर ग्राम पंचायतों के द्वारा निजीकरण करने का जो फैसला लिया है, सरकार उस पर पूर्ण विचार करे। इसी प्रकार बिजली विभाग के अंदर निगम बना दिया गया है, हमारे सभी डिविजनल, सब डिविजनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अंदर देख लीजिए, स्कूलों के अंदर आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्रदेश के हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया थोड़े बच्चों की संख्या के आधार पर। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है निजीकरण की प्रक्रिया को बंद करके। निजीकरण किसी भी सूरत में जनहित में नहीं है, कर्मचारी हित में नहीं है, मजदूर हित में नहीं है। ये क्या कारण है? फिर एक प्राइवेट मालिक तो उससे फायदा ले लेगा, सरकार ऐसा कर नहीं पा रही। नहीं, बिल्कुल सरकार ने अपने चहेतों को केवल मात्र लाभ पहुंचाने के लिए इस निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस पर रोक लगानी चाहिए। गठबंधन सरकार में विशेष रूप से शामिल जन न्याय जनता पार्टी के अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर, वैसे बीजेपी घोषणा पत्र के अंदर भी था
स्पष्ट क्लियर लिखा था नए पदों पर स्थायी और पक्की भर्तियां की जाएंगी, जिसकी एवज में पीटीआई समेत जिनकी 10 साल की सर्विस पूरी हो चुकी थी, हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। सरकार अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश के जरिए पीटीआई समेत जो हजारों कर्मचारी निकाले गए हैं उनका दोबारा समायोजन करे। आज कोरोना महामारी के अंदर लगभग 6-7 महीने आपके सामने हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। उसकी एवज में क्या मिला? डोनेशन के नाम पर प्रदेश के कर्मचारी ने 10 दिन की 5 दिन की अपना वेतन दिया, खजाने में सहायता के लिए आगे देने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने फरमान जारी कर दिया, डीए को फ्रीज कर दिया 2.25 साल तक। इसकी निंदा करते हैं। प्रधान जी, कहना तो ये भी है कि रोडवेज लगातार घाटे में जा रही है और सरकार जो है रोडवेज को भी निजीकरण करने के प्रयास कर रही है। इस बारे में सर कुछ बताइए। हरियाणा रोडवेज बिल्कुल घाटे में नहीं है। आंकड़ों सहित मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जनता की 42 कैटेगरी को पूर्ण रूप से या 50% रियायती दर पर परिवहन सेवा मुहैया करवा जाएगी। उस पैसे को सरकार परिवहन विभाग में ऐड तो कर दे। जनता को सहूलियत देना अच्छी बात है, हम खुश हैं इस बात के पक्षधर हैं। जनहित में अच्छी बात है, सरकार 42 से 52 कैटेगरी जो करिए, परंतु वो जो पैसा है फाइनेंस दृष्टि से वो रोडवेज में लाकर जोड़ो। नंबर 1। नंबर 2, अवैध रूप से प्रदेश के अंदर लगभग 12,500 वाहन, जिनमें प्राइवेट बसें जो बड़े राजनीतिक संरक्षण पर, बड़े अधिकारियों के संरक्षण पर, और 12,500 में से 7,500 और 8,000 तो वो अवैध वाहन चल रहे हैं जिन पर हमारे बेरोजगार अनट्रेन्ड भाई ड्राइविंग करते हैं। प्रदेश की जनता के किसी भी कोने के अंदर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं, भगवान को प्यारे होते हैं। अवैध वाहनों पर शिकंजा कसा जाए, जो 42 कैटेगरी को फैसिलिटी दी जा रही है और रोडवेज में दी जाए। हम पूरा ब्रीफ आपके चैनल को आंकड़ा प्रस्तुत कर देंगे। राज्य परिवहन घाटे में नहीं है। सर ट्रांसफर पॉलिसी भी एक सरकार अभी लाने के लिए जा रही है सर, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं सर? शासन और प्रशासन को गतिविधियां देने के लिए जनहित के दृष्टिगत सरकार कहीं भी स्थानांतरण कर सकती है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, ऐसी महामारी के अंदर जब तक महामारी पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए, हमारे कुछ विभाग ऐसे हैं, बिजली का, परिवहन का, जन स्वास्थ्य का, वो पॉलिसी काम नहीं करेगी। जनता को सहूलियत किस प्रकार से मिले? आज गाड़ी फील्ड में कहाँ जा रही है? बिजली के सब स्टेशन पर कौन से क्षेत्र नजदीक फील्ड के अंदर 10 गाँव है, कौन से एम्प्लॉय वहाँ बिलोंग करते हैं? जन स्वास्थ्य के अंदर डिग्गी के पानी को कौन से एम्प्लॉय किस ढाणी के अंदर काम करते हैं? इसमें विभागीय यूनियनों से सलाह मशवरा करने के बाद जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी का, और विशेष रूप से इस कोरोना महामारी जब तक पूर्ण रूप से समाप्त ना हो ले, किसी भी विभाग के कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट, जिसमें आलासीन अधिकारी मौजूद थे, ये स्वीकार किया था कि महामारी समाप्त होने तक ऑनलाइन सामान्य प्रक्रिया को स्थगित किया जाएगा। सर सवाल तो एक ये भी बनता है कि कोरोना काल के दौरान जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं और जो सर अवैध वाहनें हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही आपको बसें चलानी है, लेकिन सर उसके बावजूद भी सवारियों की ओवरलोडिंग हो रही है हरियाणा रोडवेज की बसों में भी, और सर जो अवैध वाहन है उनमें भी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से हमने 4 जून को मंत्री परिवहन की चेयरमैनशिप के अंदर मीटिंग थी हमारी तालमेल कमेटी की, स्पष्ट किया था कि महामारी में जो सरकार द्वारा हिदायत है 50% या 32 सीटर 52 सीटर गाड़ी के अंदर वो सुनिश्चित की जाएं। अभी कल की घटना है, हमारा जीन डिपो का परिचालक वो भगवान को प्यारा हो गया इधर पीजीआई के अंदर जो कोरोना संक्रमित। सप्ताह भर पहले हमारा एक मैकेनिक चंद्रशेखर सिरसा डिपो से, चाहे अवैध वाहन है या सरकारी कोई वाहन है या स्कूल के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ सरकार की हिदायतों की पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से पालना नहीं की जा रही। हमारी राज्य सरकार से, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ साथ में सभी जिला प्रशासन अधिकारियों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार हिदायतों का ध्यान नहीं रखा गया तो महामारी के अंदर जान माल की हानि ज़्यादा हो सकती है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगिंदर बलारा जी, जो कि रोहतक डिपो के प्रधान हैं रोडवेज के। आइए उनसे पूछते हैं कि सर अभी कोरोना काल के अंदर पूर्ण रूप से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगने के बाद सर कर्मचारियों को क्या समस्या आई,
क्या वैसे ही काम निरंतर चला, या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कतें आई? क्या दिक्कतें पेश हुई सर? आज पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी से पूरा देश, पूरा प्रदेश बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आ रहा है। जो आम जो कर्मचारी है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का है, चाहे बिजली विभाग का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे परिवहन विभाग का है, इस कोरोना महामारी के अंदर जो हमारे कर्मचारियों ने जो जनता की जो सेवा की है, जो प्रदेश की जो सरकार है उसकी जो गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन का जो चंडीगढ़ से जो गाइडलाइन होती है, वहीं पर डिपो में बिल्कुल उसको पूरा इम्प्लीमेंट नहीं बनाया जाता। पहली बात ये, कर्मचारियों में जो चीज़ें जो गाइडलाइन में दे रखी थी, कर्मचारियों तक वो चीज़ें, वो फैसिलिटी बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। चाहे मास्क की बात है, मैंने 3 बार हमने हमारे महाप्रबंधक को नोटिस दे लिया, हमारे को मास्क मिलने चाहिए, सैनिटाइज मिलने चाहिए। वो मास्क कैसे आए हैं आज मैं आपके पास लाया कौन है, नहीं तो मास्क आपको क्या बताऊं, उसको आदमी मुंह पर नहीं लगा सकता। ये सरकार की नीति है। हमारे कर्मचारी को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। जो यात्री जिस बस में आज सरकार की गाइडलाइन है भाई 52 बैठा दे, अम्बाड़ा से चंडीगढ़ में 32 कर दे, ये कौन सा तरीका है? तो सर आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस फॉलो की हैं उसको सरकार नियमित रूप से उसको सर लागू कराने में विफल रही है, ना लागू जो नीचे कराने में विफल रही है। सरकार की जो नीति है, आज जो सरकार ने जो गाइडलाइन करी है ना, मैं उसकी भी बता रहा हूँ। डिपू में से चंडीगढ़ गाड़ी जाएगी, अम्बाड़ा तक तो उसमें पूरी 52 सीट जाएंगी, और अम्बाड़े से आकर चंडीगढ़ में भर दिए 30 सीट। कैसे हमारे स्टाफ को कितनी इसमें परेशानी उठानी पड़ेगी? आप यात्री हो, यात्री ने अगर एक बार टिकट कटवा ली तो हम उसको अम्बाड़ा कैसे उतारेंगे? जो सरकार की जो गाइडलाइन है और जो नीचे फॉलो करने वाले हैं, वो धरातल पर नहीं हो रहा, डिपू स्तर पर भी और ये प्रदेश स्तर पर भी। तो ये थे हमारे साथ बीरेंद्र सिंह धनखड़ जी और साथ ही जोगेंद्र बलहारा जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। स्पष्ट, सटीक और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान। धन्यवाद।